हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी के इंग्लिश की तैयारी। आई होप कि आप इंग्लिश की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर आप इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाइए ताकि हमारा इंग्लिश भी साथ साथ में कंप्लीट होता चले। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। पूरा इंग्लिश हम लगभग एक ही वीडियो में फिनिश करेंगे। आज के इस क्लास में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताऊंगा जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखो स्टूडेंट, हमने पूरे इंग्लिश को तो एक वीडियो में पढ़ लिया है, एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो। YouTube पर सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। 1.5 से 2 घंटे की क्लास है, उसमें मैंने पूरे इंग्लिश को एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया है। आज मैं आपको क्या बताऊंगा, देखो आज हम जो हमारा प्रोज है, देखो इंग्लिश जो आपका लिटरेचर है वो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से बना है। तो जो आपका प्रोज सेक्शन है, आज के इस क्लास में हम प्रोज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आपके प्रोज के चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा इंग्लिश एक वीडियो में, पूरा प्रोज आपका लगभग एक वीडियो में हो जाएगा। टोटल 5 ही चैप्टर हम पढ़ेंगे, लेकिन ये 5 चैप्टर पूरे इंग्लिश के बराबर है। तो ध्यान से समझना इस वीडियो को, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। देखो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन, देखो ये नाम है चैप्टर का, द लास्ट लेसन। सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, थर्ड चैप्टर डीप वाटर, फोर्थ चैप्टर द राइट ट्रैप और फिफ्थ चैप्टर इंडिगो। इन 5 चैप्टर के क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो 5 चैप्टर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है ये हमारे फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन से है। देखो चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और हमारे इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर है। तो नाम पे मत जाओ मेरे भाई, मैंने कहा था कि जो दीपक है वो सबको अंधेरे में घुमा रहा है, जो राजा जिसका नाम है वो बेचारा गरीबी झेल रहा है। तो नाम में क्या रखा है, असली मजा तो काम में है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपका काम यही है इस समय, खूब पढ़ो और अपने सपनों को पूरा करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, What had been put up on the bulletin board? देखो भैया बुलेटिन बोर्ड है केवल, ठीक है, मतलब सूचना पट पर क्या लगाया गया था। देखो चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, इसमें हमारे टीचर हैं एम हेमल, ठीक है, और हमारा जो है एक स्टूडेंट भी है फ्रेंज, ठीक है। लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है कि स्कूल के सूचना पट पर क्या लगाया गया था। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट, जिस पर कोई भी सूचना अगर आती है स्कूल के लिए तो उसको लिख दिया जाता है। ऐसा पहले स्कूल में होता था। अब तो अनाउंस कर देते हैं भैया कल ये है छुट्टी रहेगी, परसों ये है छुट्टी रहेगी, ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। देखो इसका आंसर क्या होगा, कुछ लगाया गया था। देखो एन ऑर्डर, एक आदेश फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आया था, हैड बीन पुट, वो लगाया गया था ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट पर। तो बर्लिन से आए एक आदेश को सूचना पट पर लगाया गया था। क्या आदेश आया था, देखो इट सैड, उसमें कहा गया था दैट की ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन, वुड बी टॉट, पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल, स्कूल में, आप एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस एंड लॉरेन के। और उसमें बताया गया था कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। देखो द टीचिंग ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच की पढ़ाई हैड टू बी स्टॉप्ड, वो रोक दी जाएगी, फ्रेंच की पढ़ाई रोक दी जाएगी। अब चूंकि एम हेमल जी जो हैं वो फ्रेंच के टीचर हैं, फ्रेंच जो लैंग्वेज होता है उसके टीचर हैं, तो जब फ्रेंच पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो एम हेमल जो सर हैं उनको स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था कि आखिर बुलेटिन बोर्ड पर लगाया क्या गया था। जितना क्वेश्चन है उतना ही आंसर लिखो। कहानी आपको भले ही पूरा पता हो लेकिन बहुत तेज मत बनो, जितना पूछा जाए उतना लिखो, क्योंकि पूरे 100 नंबर का पेपर हमें इंग्लिश का सॉल्व करना होता है। देखो क्वेश्चन था व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट पर क्या लगाया गया था। तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बर्लिन से आए एक आदेश को सूचना पट पर लगाया गया था।
इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि उसमें बताया गया था कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी कि फ्रेंच की पढ़ाई को रोकना पड़ा या रोक दिया जाएगा। मतलब स्कूल में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना ही सूचना पट्ट पर लिखा गया था कि अब स्कूल में भैया फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से है। देखो होता क्या है, एम हेमल जी टीचर हैं फ्रेंच की, वो क्लास ले रहे हैं, तो क्वेश्चन आ रहा है व्हाट डिड, क्या एम हेमल ने से अबाउट, उन्होंने बताया द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में। यानी कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बताया, मतलब एम हेमल जी अपने स्टूडेंट्स को कुछ बता रहे हैं फ्रेंच भाषा के बारे में, कुछ खासियत बता रहे हैं। जैसे हमारी जो भाषा है राष्ट्रीय वो हिंदी है, तो हम हिंदी को सबसे खूबसूरत भाषा मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी वो राष्ट्रभाषा है। ऐसे फ्रेंच को ये बहुत खूबसूरत मानते हैं क्योंकि ये इनकी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, तो देखो ही कॉल्ड, उन्होंने बताया फ्रेंच को द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे सुंदर भाषा इन द वर्ल्ड, संसार की। तो उन्होंने फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा कि हमारी फ्रेंच भाषा पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। उन्होंने अपनी भाषा को कहा। हमारे लिए तो हमारी हिंदी सबसे खूबसूरत है, भले ही हम इंग्लिश पढ़े, फिजिक्स पढ़े, कुछ भी पढ़े, मैथ पढ़े, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है। नेक्स्ट, ही सेड, उन्होंने कहा दैट कि इट वाज द क्लियरेस्ट, ये सबसे स्पष्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तार्किक भाषा है। मतलब यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है, यहां पे इज कर दीजिएगा, ठीक है, वाज नहीं रहेगा। तो यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। तो क्वेश्चन आपका था कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। तो ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। He said that it was the clearest and the most logical language, उन्होंने ये भी कहा कि यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। कुछ खूबियां बताई उन्होंने। तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को ही पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लगभग 17 से 18 क्वेश्चन है कुल, सबको हम पढ़ेंगे। बस आप लोग पैसेंस रखना, थोड़ा ध्यान से देखना, पानी वानी लेकर बैठना, नींद आएगी पी लेना, लेकिन पढ़ाई आपको करना है। कुछ भी हो जाए हमें पढ़ना है। ये 12th बार बार नहीं आएगा, ये मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। तो अभी मौका है कुछ कर दिखाने का, ठीक है। तो गिर उठ चल, और तब तक चल जब तक मंजिल तक ना पहुंच जाए। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्त, बीच बीच में मोटिवेशन जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन भी इसी चैप्टर का है। मतलब अब एम हेमल जी अपनी भाषा के कुछ महत्व को बता रहे हैं। देखो व्हाट डिड, क्या एम हेमल ने बताया अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और उसके महत्व के बारे में। तो एम हेमल ने बच्चों को, जो क्लास के बच्चे हैं उनको भाषा के बारे में और उसके महत्व के बारे में क्या बताया, फ्रेंच भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या बताया बच्चों को। तो देखो एम हेमल टोल्ड देम, एम हेमल ने उनको बताया दैट की फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। मतलब सबसे पहले तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो भाषा है दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। उसके बाद कुछ और चीजें उन्होंने बताई। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। ये तो वही लाइन है जो अभी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन दूसरा है, देखो उसी से रिलेटेड है, तो लाइन मैंने लिख दिया। आगे बढ़ो। He asked them, उन्होंने उनसे कहा टू गार्ड इट, यानी कि इसकी रक्षा करें। गार्ड का मतलब होता है रक्षा करना। जैसे हमारा बॉडी गार्ड कोई हो तो वो हमारी रक्षा करेगा, वैसे गॉड का मतलब रक्षा करना। इट अमॉन्ग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी ना भूलें। उन्होंने बच्चों से यह भी कहा कि इस भाषा की रक्षा करो और इसको कभी ना भूलो, क्योंकि अपनी भाषा को कभी भूला नहीं जाता और उसकी हमेशा रक्षा की जाती है। कोई भी उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो आप लोग तुरंत एक्शन लो, ठीक है। अब झगड़ा मत कर लेना, मार धार, ठीक है। आगे देखो, ही गेव ये रीजन, उन्होंने एक कारण भी बताया कि आखिर क्यों हमारी भाषा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ही गेव ये रीजन, उन्होंने एक कारण भी दिया। आल्सो व्हेन, जब पीपल, लोग, बियर इंस्लेव्ड, जब उनको गुलाम बनाया गया। इंस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम बनाना, ठीक है। तो जब लोगों को गुलाम बनाया गया, एज लॉन्ग
तब तक वे दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वे अपनी भाषा पर कायम थे। मतलब जब लोगों को गुलाम बनाया गया तो लोग अपनी भाषा पर कायम थे, और भाषा पर कायम होने के कारण दे हैड, उनके पास थी द की टू देयर प्राइजन, यानी कि जेल की चाबी। तब तक उनके पास जेल की चाबी थी। इनके कहने का मतलब है कि वो अपने भाषा के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक थे, वे अपनी भाषा पर कायम थे, और वही भाषा उनके लिए जेल की चाबी की तरह थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका आ रहा है मेरे दोस्त कि व्हाट डिड हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। एम हेमल ने भाषा और भाषा के महत्व के बारे में क्या बताया? तो एम हेमल टोल्ड देम, एम हेमल ने उन्हें बताया, एम हेमल ने उनको बताया दैट कि फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमॉन्ग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, उन्होंने ये भी कहा कि आप इसकी रक्षा करें और इसको कभी ना भूलें। ही गेव ये रीजन ऑल्सो व्हेन पीपल बियर इंस्लेव्ड, और उन्होंने एक कारण भी दिया कि जब लोगों को गुलाम बनाया गया, एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू डियर लैंग्वेज, तो वो अपनी भाषा पर कायम थे। ठीक है, अपनी लैंग्वेज पर कायम थे। दे हैड द की टू डियर प्राइजन, और वो उनके पास एक जेल की चाबी की तरह थी। बस इतना सा आपको लिखना है कि एम हेमल जी ने अपनी भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या बताया बच्चों को। हम भी आपको बता रहे हैं कि आप अपनी मातृभाषा पर ध्यान दीजिए। ठीक है, फ्रेंच किसी को आता है? क्या आपको आता है फ्रेंच भाषा? आता है? इंग्लिश तो आता होगा, फ्रेंच शायद ना आता हो। चलो, किसी को आता होगा, भैया फ्रांस से रहकर आया होगा तो उसको पता होगा। अब आते हैं अपने दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन पर। 3 क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के बताए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 3 क्वेश्चन पढ़ने पक्का है? कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो मैं आपको क्लासेस में बताता रहूंगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ये क्वेश्चन है लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का। लॉस्ट स्प्रिंग में 2 चीजें दर्शाई गई हैं। एक तो दिल्ली के सीमापुरी में रहने वाले कूड़ा बीनने वाले जो लोग हैं उनकी स्थिति को दर्शाया गया है, कितनी दयनीय स्थिति में वो रहते हैं। दूसरा, फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले जो लोग हैं उनकी स्थिति को दर्शाया गया है कि कितने खतरे हैं चूड़ी बनाने के काम में। चूड़ी तो पता होगा ना, बैंगल्स जो लड़कियां पहनती हैं, खासकर लड़के थोड़ी ना पहनेंगे। ठीक है, और जो लड़कियां पहनती हैं और जो वोमेन्स होती हैं वो भी पहनती हैं। वो चूड़ियां कहां से आती हैं? ज्यादातर फिरोजाबाद से। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा आया है जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनसे रिलेटेड है। देखो, व्हाई डज द ऑथर से, लेखक ऐसा क्यों कहते हैं? गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कि कूड़ा करकट ही उनके लिए सोना है। आखिर लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनके लिए कूड़ा करकट ही सोना है? देखो भैया, जो आपको पैसे दे 2-4 वही आपके लिए सोना है। अगर आप लोग कोई काम करते हैं, वो आपको पैसे दे रहे हैं उसके बदले में, तो वही काम आपकी सबसे बड़ी पूजा है, कर्म ही पूजा है मेरे भाई। तो ये लोग कूड़ा बीनते हैं तो कूड़ा करकट ही इनके लिए सोना है। दिन भर बीनते हैं, फिर इसको बेच देते हैं, कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे वे अपना जीवन यापन करते हैं, तो वही उनके लिए सोना है मेरे भाई। क्योंकि जितने लोग बड़े होते चले जाते हैं ना, उनको महत्व छोटी छोटी चीजों के कम होने लगते हैं। अगर कोई गरीब है उसको 100-150 रुपए 200 रुपए का महत्व बहुत ज्यादा है। हम लोग गए 100-200 रुपए तो ऐसे उड़ा देते हैं, 500 रुपए का तेल डला देते हैं। ठीक है, तो ऐसा यही सारी चीजें हैं। जो अमीर होते हैं, जो थोड़ा सा भी मिडिल क्लास वाले होते हैं, उनको पैसे की ज्यादा वो नहीं होती है, उनके लिए 1-2 लाख बहुत होते हैं। जो गरीब है उनके लिए 400-500 रुपए बहुत है। ठीक है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है आपकी सोच भी बढ़ती जाती है। तो अपना लेवल बढ़ाओ मेरे दोस्त, कब तक ऐसे रहोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। Why does the author say garbage to them is gold? लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि कूड़ा करकट ही उनके लिए सोना है? देखो, गार्बेज इज द ओनली मीन्स, गार्बेज कूड़ा करकट इज द ओनली मीन्स, वो ही सिर्फ आप सर्वाइवल जीवन यापन का फॉर देम उनके लिए, मतलब गार्बेज कूड़ा करकट ही उनके लिए जीवन यापन का एकमात्र साधन है। कूड़ा करकट ही उनके लिए सर्वाइवल यानी कि उनकी जीविका है। सर्वाइवल का मतलब जीविका आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं? वो क्या करते हैं? देखो, दे सर्च, वे ढूंढते हैं फॉर समथिंग, कुछ वैल्यूएबल मूल्यवान चीजें इन गार्बेज
कूड़े के ढेर में। वे कूड़े के ढेर में, कूड़ा करकट में कुछ मूल्यवान चीजें ढूंढते हैं। कहीं डिब्बा उठा लिया प्लास्टिक का, कहीं कुछ उठा लिया और उसे में काश 100 का नोट मिल जाए, मजा आ जाता उनके लिए कि यार 5 का सिक्का ही मिल जाता तो बेचने से अच्छा डायरेक्ट हमें पैसे मिल जाते। तो वो कुछ मूल्यवान चीजें ढूंढते हैं, कुछ अच्छी चीज मुझे मिल जाती तो बेटर होता। लेकिन अच्छी चीज कूड़े में फेंकेगा कौन? सब वही फेंकते हैं कूड़ा करकट, ठीक है। एंड और सेल फॉर ए लिटिल मनी, और कुछ पैसों के लिए बेच देते हैं। तो वे दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी। वे कूड़े करकट में कुछ मूल्यवान वस्तुओं को ढूंढते हैं और उसको कुछ चंद पैसों के लिए बेचते हैं, ताकि वो पैसों से कुछ खरीदा जा सके। अगर आप एक प्लास्टिक का डब्बा लेकर जाएंगे किसी दुकानदार के पास, भैया एक पैकेट बिस्किट देना, क्या वो देगा? नहीं देगा मेरे भाई, ठीक है। चाहे आप कोई पन्ना ही लेकर जाएं गांधी जी का फोटो चिपकाकर, फिर भी वो नहीं देगा। सिर्फ पैसा ही वो लेगा। और जब तक ये कूड़े करकट को बेच के पैसे नहीं इनको मिलेंगे, कहां से खरीद पाएंगे मेरे दोस्त? नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो, दे पिच, वे गाड़ देते हैं दियर टेंट्स, अपने तंबू, व्हेयर एवर, जहां कहीं भी दे कैन फाइंड रैक्स, उनको कूड़ा करकट दिखाई देता है। तो वे अपने तंबू उसी जगह पे गाड़ देते हैं जहां पे उनको कूड़ा करकट दिखाई देता है। मतलब उनका कोई पर्सनल घर नहीं है मेरे दोस्त, वो अपने तंबू को लिए रहते हैं और वहीं पे गाड़ के अपना घर बना लेते हैं जहां कहीं भी उनको कूड़ा करकट दिखाई देता है। कितनी गरीबी है, खुद सोचो मेरे भाई, खुद सोचो। इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ लो, किसी लायक बन जाओ, पैसा कमाओ। पैसा बोलता है मेरे भाई। अगर आपके पास पैसा है तो लोग पूछेंगे भाई तू कैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं, कोई नहीं पूछेगा भाई तू कैसा है कि कैसा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। सो द ऑथर, इसलिए लेखक ने, राइटरी सेज, उन्होंने सच ही कहा है, दैट की गार्बेज, कूड़ा करकट, इज नो लेस देन, वो कम नहीं है, गोल्ड, सोने से, टू द रैक पिकर, कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए। इसीलिए लेखक ने ठीक ही कहा है कि कूड़ा करकट, कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए किसी सोने से कम नहीं है मेरे भाई, उनके लिए वो सोना ही है। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इससे कुछ सीखने को हमें मिलता है, ठीक है। देखो, Why does the author say garbage to them is gold? लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि कूड़ा करकट ही उनके लिए सोना है? तो garbage is the only means of survival for them. कूड़ा करकट ही उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन है। They search for something valuable in the garbage and sell for a little money. वे कूड़े के ढेर में कुछ मूल्यवान वस्तुओं को ढूंढते हैं और उसको कुछ पैसों के लिए बेच देते हैं। They pitch their tents wherever they can find the racks. वे अपने तंबू वही गाड़ देते हैं जहां कहीं भी उनको कूड़ा करकट दिखाई देता है। So the author rightly says that garbage is no less than gold to the rack picker. इसीलिए लेखक ने ठीक ही कहा है कि कूड़ा करकट जो है वो कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए किसी सोने से कम नहीं है, उनके लिए वो सोना ही है। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन भी हुआ, 5 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। हम टोटल 18 क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो शुरुआत है मेरे भाई, देख लो, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे गिर गया। चलो आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट मेरे प्यारे 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी इसी चैप्टर का है। अब ये साहेब से रिलेटेड है मेरे भाई। साहेब एक लड़का है इसी में। देखो, What is साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स? ये भी कूड़ा बीनने वाला एक लड़का है, नाम है साहेब, बीनता है कूड़ा। तो नाम में कुछ नहीं रखा है मेरे भाई, कुछ करना है और करना है अगर सपना पूरा तो मेहनत करो। चलो, What is साहेब, साहेब क्या लुकिंग फॉर, ढूंढ रहा था, इन द गार्बेज डम्प्स, कूड़े के ढेर में। साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था? क्या ढूंढेगा भाई? कूड़े के ढेर में कूड़ा करकट ही ढूंढेगा। Where is he, वो कहां है, एंड where has he come from, और वो कहां से आया है। तो साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था, वो कहां है और कहां से आया है मेरे भाई। देखो, साहेब इज, ये रैग पिकर, साहेब एक कूड़ा बीनने वाला लड़का है, ठीक है, कूड़ा बीनने वाला है। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। ही इज लुकिंग फॉर, वो ढूंढ रहा था गोल्ड, सोना, इन द गार्बेज डंप, कूड़े के ढेर में। वो कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा था। तो क्या आपको लगता है वो सोना ही ढूंढ रहा था? नहीं मेरे भाई, वो कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहा था जिसके बदले में उसको पैसे मिल सके या पैसे ही मिल जाए।
उसी को वो सोना मानता है। मैंने कहा था ना, जो छोटे लोग होते हैं, जो थोड़ा मिडिल क्लास वाले, मतलब जो जिनके पास पैसे नहीं होते ना, उनके लिए 10 15 20 रुपए सोने के बराबर होते हैं। 100 200 मिल जाए भैया और बड़ा सोना, 1000 2000 मिल जाए, हीरा मिल गया मेरे भाई। ठीक है, तो यही है साहेब विजय रैकपिकर। साहेब कूड़ा बीनने वाला लड़का है। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। वो कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा था। सोना मत समझिएगा, कुछ मूल्यवान चीज। प्रेजेंटली, वर्तमान में, ही इज इन दिल्ली। वो दिल्ली में है, वर्तमान में वो दिल्ली में है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, लेकिन वो बांग्लादेश से आया है। मतलब ये बांग्लादेश से आए हुए आप्रवासी हैं। ठीक है, बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं। क्या हुआ, वहां पे तूफान आ गया, उनके जो घर थे, जो खेत थे, सब नष्ट हो गए और वो भारत चले आए, क्योंकि बांग्लादेश के बगल में भारत है, दोनों पड़ोसी हैं, पड़ोसी देश। ठीक है, तो क्वेश्चन था, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था। वेयर इज ही, वो कहां है, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहां से आया है। तो साहेब विजय रैकपिकर, साहेब एक कूड़ा बीनने वाला लड़का है। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। वो कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा था। प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली। वर्तमान में वो दिल्ली में है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। वो बांग्लादेश से आया है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट, देखो 6 नंबर क्वेश्चन भी साहेब से ही संबंधित है। साहेब क्या करता है, कूड़ा बीनते बीनते थक जाता है। वो सोचता है कुछ किया जाए लाइफ में। अब वो चाय की दुकान पे काम करता है। चाय की टपरी, डॉली वाले चाय की टपरी, आपने नाम सुना है? वो वाला नहीं है कि बिल गेट्स चाहेंगे। देखो, इज साहेब, क्या साहेब हैप्पी, खुश है, वर्किंग, काम करके, एट द टी स्टॉल, यानी कि चाय की दुकान पर। एक्सप्लेन, व्याख्या करो। क्या साहेब चाय की दुकान पे काम करके खुश है? व्याख्या करो। अब भैया चाय की दुकान पे काम करके कौन खुश रहेगा? ठीक है, कौन खुश रहेगा? संसद भवन में क्या वो कोई नौकरी उसको मिल गई है, तो ये खुश तो थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि कूड़ा बीनने से अच्छा है कि वो चाय की दुकान पर रहे मेरे दोस्त। उस कंडीशन से अच्छा है कि वो चाय की दुकान पे रहे। भला 2 वक्त का खाना तो मिलेगा मेरे भाई। मान लीजिए कूड़ा करकट उसको नहीं मिलता है, पैसे नहीं मिलते हैं, कहां से खाएगा वो? देखो, साहेब डज नॉट सीम, साहेब नहीं लगता है, टू बी हैप्पी, खुश, वर्किंग, काम करके, एट द टी स्टॉल, चाय की दुकान पे। साहेब चाय की दुकान पे काम करके खुश नहीं लगता, उतना वो खुश नहीं है। उसका वो कुछ और करना चाहता है लाइफ में, समथिंग बिग। ठीक है, देखो, नाउ ही फील्स, अब वो अनुभव करता है, बाउंड, खुद को बाध्य, एंड बर्डन्ड, और बोझिल। अब वो खुद को बाध्य और बोझिल महसूस करता है कि मैं बंधा हुआ हूं इस संसार के मोह माया से, मैं, मेरे ऊपर बहुत बोझ लदा हुआ है। ठीक है, ऐसा उसको लगता है। साहेब इज नो लॉन्गर, वो नहीं रहा, हिज ओन मास्टर, खुद का मालिक। साहेब अब खुद का मालिक नहीं रहा। देखो, साहेब जैसे लड़के जिनके माता पिता जो है इनको सपोर्ट नहीं कर पाते गरीबी की वजह से, वो बेचारा पहले कूड़ा बीनता है, फिर चाय की दुकान पे काम करता है, फिर भी सोचता है कुछ बड़ा करेंगे। तो आप में क्या कमी है मेरे भाई? आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स तो आपको पैसे भी देते हैं, जाओ बेटा पढ़ो, स्कूल में नाम लिखवाते हैं, एडमिशन कराते हैं, पढ़ लो, कोचिंग भी जाओ, फिर आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते? ठीक है, ये कंडीशन ये इस बच्चे की बता रही है, कुछ करना चाहता लाइफ में, आप क्यों नहीं कर सकते? अभी तो आपके पेरेंट्स आपको पैसे दे रहे हैं, जब आप बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, बीवी होंगे, ठीक है, तो आप कहां से पैसे लेकर आओगे? कमाओगे नहीं तो कैसे खाओगे? कब तक आपके पेरेंट्स आपको पैसे देते रहेंगे? तो पढ़ो मेरे भाई, मन लगाकर पढ़ो, क्योंकि वो आपकी ही भलाई चाहते हैं, इसीलिए वो पैसे खर्च करते हैं। कहां से वो पैसे लाकर आपको देते हैं उनको ही पता है। तो पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ते हो? ये रील स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा कि फोन उन्होंने दिला दिया है पढ़ने के लिए और आप बुक के अंदर रखकर रील देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। वो रील तो कभी खत्म नहीं होगा मेरे भाई, लेकिन आपकी जिंदगी जरूर खत्म हो जाएगी। ठीक है, रील नहीं खत्म होगा, वो अनलिमिटेड है, आप स्क्रॉल करते रहें, ऐसे 1 साल तक करते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होगा। इतने रील आ चुके हैं। लेकिन रियल लाइफ में आओ मेरे भाई, रील में मत जाओ। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको समझ में आया? साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, व्याख्या करूं तो साहेब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, साहेब चाय की दुकान पे खुश काम करके खुश नहीं है। नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डन्ड, अब वह खुद को बाध्य और बोझिल महसूस करता है। ही इज, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब खुद का मालिक नहीं रहा मेरे भाई। दूसरों के बल पर वो काम कर रहा है, खुद का मालिक नहीं है। खुद का मालिक बनो आप लोग। चलो 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई।
7 नंबर क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, फिरोजाबाद से रिलेटेड। जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, अब ये उस पोर्शन का क्वेश्चन है। देखो, व्हाट मेक्स, क्या बनाती है द सिटी, शहर को। आप फिरोजाबाद फेमस, प्रसिद्ध, मतलब फिरोजाबाद शहर को प्रसिद्ध क्या बनाती है, क्या मतलब फिरोजाबाद शहर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। देखो, फिरोजाबाद इज फेमस, प्रसिद्ध है फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि कांच के उद्योग के लिए। तो फिरोजाबाद जो है वो कांच उद्योग के लिए फेमस है, वहां पे ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। ठीक है, आगे देखो, एवरी अदर फैमिली, वहां का हर एक परिवार, हियर यहां का, इज इंगेज्ड लगा हुआ है, इन मेकिंग बनाने में बैंगल चूड़ियां, यहां का हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और ये अपने चूड़ियों के लिए फेमस है। क्वेश्चन आपका था कि व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद शहर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यहां का हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, ये अपने चूड़ियों के लिए फेमस है मेरे भाई। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब चूड़ी बनाने के काम के लिए ये फेमस है। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। अब 8वां क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड साहेब ने ज्वाइन किया द जॉब को एट द मिल्क बूथ, मतलब दूध की दुकान पर। ठीक है, मतलब जो साहेब है उसने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों ज्वाइन की। देखो, उसने कूड़ा बीना, उसने चाय की दुकान पे काम किया, अब वो आ गया है मिल्क बूथ की दुकान पे। ठीक है, ताकि उसको कुछ और पैसे मिल सके। देखो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो कुछ बड़ा करता जा रहा है, धीरे धीरे सब होता है मेरे भाई। आप सोचे पूरे इंग्लिश को हम एक ही वीडियो में, एक ही दिन में पढ़ लें, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं होगा और ना ही आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, हर चीज धीरे धीरे होता है, एक ही दिन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या आप सोचें कि एक ही दिन में मैं 10 दिन का खाना खा पाओगे? नहीं भाई, यही चीज है। तो देखो, क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, साहब ने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों ज्वाइन की। देखो, साहब ने ज्वाइन किया द जॉब, नौकरी, एट मिल्क बूथ पर, बिकॉज, क्योंकि, ही गॉट, उसे मिल जाता था, देयर, वहां, मनी, पैसे, एंड, और, ऑल हिज मील्स, दिन का सारा भोजन। मतलब साहब ने मिल्क बूथ पर नौकरी इसलिए की क्योंकि उसको वहां पे कुछ पैसे और दिन का सारा भोजन मिल जाता था, सुबह शाम दोनों टाइम। ठीक है, आगे देखो, ही वाज पेड, उसको दिया जाता था 800 रुपीज, 800 रुपए, फॉर हिज सर्विस, उसकी नौकरी के लिए, उसकी सेवा के लिए। तो उसको 800 रुपए पर महीने भी उसको सैलरी भी दिया जाता था और दिन का सारा भोजन भी मिल जाता था। तो भाई थोड़ी सी राहत उसको मिली कि चलो हमें दिन का सारा भोजन भी मिल जा रहा है और 800 रुपए महीने भी हमें तनख्वाह भी मिल रही है, सैलरी भी मिल रही है। वो थोड़ा बहुत खुश है। ठीक है, तो व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, साहब ने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों की। तो साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, साहब ने मिल्क बूथ पर नौकरी इसलिए की, बिकॉज, क्योंकि, ही गॉट देयर मनी एंड ऑल हिज मील्स, उसको वहां पर पैसे और दिन का सारा भोजन मिल जाता था। ही वाज पेड 800 रुपीज फॉर हिज सर्विस, और उसको उसकी सेवा के लिए 800 रुपए भी दिए जाते थे, इसीलिए उसने नौकरी कर ली। ठीक है, चलो ठीक है, नौकरी कर ली। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आ गए हैं मेरे भाई, अब तीसरे चैप्टर पे आ चुके हैं हम लोग, डीप वाटर पे। फर्स्ट चैप्टर से 3 क्वेश्चन पढ़ा, सेकंड चैप्टर से 5 क्वेश्चन पढ़ा, अब थर्ड चैप्टर डीप वाटर है, गहरा पानी। ठीक है, चलो देखते हैं। When, कब, डिड द राइटर, लेखक ने, ज्वाइन किया द YMCA पूल को, एंड व्हाई, और क्यों। लेखक ने YMCA पूल को कब और क्यों ज्वाइन किया, आखिर क्यों ज्वाइन किया उन्होंने। देखो क्या हुआ था, लेखक के साथ एक घटना हुई थी। वो एक दिन स्विमिंग पूल के पास बैठे थे, कोई एक हट्टा कट्टा लड़का आता है, ये डोले सोले, और उसको ढकेल देता है। ठीक है, अब वो, उसको बेचारे को तैरना आता नहीं है। ठीक है, किसी तरह वो बच जाता है, फिर वो सोचता है मुझे तैरना सीखना होगा, इसीलिए तो इसको ज्वाइन किया। ठीक, चलो अभी मैं बताऊंगा कहानी। When did the writer join the YMCA pool? लेखक ने YMCA पूल को क्यों ज्वाइन किया मेरे भाई। देखो, he was 10, वो 10 और 11 या 11 ईयर ओल्ड, साल का था। जब वो 10 या 11 साल के थे
व्हेन जब ही ज्वाइंड, उन्होंने ज्वाइन किया द वाईएमसीए पूल, वाईएमसीए पूल को। तो वो 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने वाईएमसीए पूल को ज्वाइन किया। वाईएमसीए पूल है क्या? इट ऑफर्ड, ये प्रदान करता है, ये अवसर प्रदान करता है, एंड अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, टू लर्न, सीखने के लिए, टू स्विम, तैरना। तो ये तैरना सीखने के लिए एक अवसर प्रदान करता है कि आपको अगर तैरना नहीं आता है तो हम सिखाएंगे मेरे भाई। आपको पढ़ना नहीं आता है हम सिखाएंगे, अगर तैरना नहीं आता है तो वाईएमसीए पूल ज्वाइन कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं किसी तालाब में जाओ कूद जाओ, यार तैर लेंगे, ऐसे ऐसे ही तो करना है, ऐसे ऐसे करते करते, ऐसे ऐसे करते करते ऊपर डायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसे में ऐसा रिस्क मत लेना। छोटा मोटा गड्ढा होगा तो चल जाएगा, या नाली वाली होगा छोटा मोटा। चलो देखो, व्हेन डिड, मजाक था, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द वाईएमसीए पूल एंड व्हाई, लेखक ने वाईएमसीए पूल कब और क्यों ज्वाइन किया? तो ही वाज 10 और 11 years old when he joined the YMCA pool। वो 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन किया। It offered an opportunity to learn to swim। ये तैरना सीखने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन हो गया अपना। 50% क्वेश्चन तो फिनिश हुआ, अभी आधी क्लास हुई है, आधी क्लास अभी बाकी है मेरे भाई, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये भी, अब ये वही घटना है जिससे हमारे लेखक बचे थे, तभी उन्होंने वाईएमसीए पूल ज्वाइन किया। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर, वो कौन सी दुर्घटना है, दैट जो विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, वो बताते हैं। तो वो कौन सी घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस हमें बताते हैं? ठीक है, डीप वाटर चैप्टर का ही नाम है, मतलब गहरा पानी। ठीक, तो वो कौन सी गले में खिचखिच, ठीक है, तो व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, वो कौन सी दुर्घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस हमें बताते हैं। ठीक है, देखो एक घटना हुआ था उनके साथ। डगलस जाते हैं टू द स्विमिंग पूल पर, व्हेन जब नो वन, कोई भी नहीं, एल्स इज देयर, वहां पे था। तो डगलस एक दिन स्विमिंग पूल पे जाते हैं जब वहां पे कोई नहीं होता है, एकदम अंधेरी रात नहीं है, मतलब कोई नहीं होता है। ठीक है, देखो ही सिट्स देयर, वो वहां बैठ जाते हैं, वेटिंग, इंतजार करते हैं, वेटिंग फॉर का मतलब इंतजार करना, समवन, किसी के, टू कम, आने का। वो वहां पे किसी के आने का इंतजार करते हुए बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर होता क्या है, जिसका इंतजार वो कर रहे थे वो तो आया नहीं। ठीक है, बट इंतजार करते करते ये स्टाउटली बिल्ट बॉय, एक हट्टा कट्टा आदमी, मैंने बताया था ना डोले सोले था, है नहीं शायद, ठीक है, था उसके पास, कम्स, मैं थोड़ी ना गया था, कम्स आता है देयर वहां, एंड और थ्रोज हिम, उनको फेंक देता है, इनटू डीप वाटर, गहरे पानी में। फिर होता क्या है, जब वो बैठे थे किसी के आने का इंतजार करते करते, तो एक हट्टा कट्टा लड़का आता है और उनको पानी में ढकेल देता है, जाओ भैया बहुत लिख चुके तुम डीप वाटर चैप्टर, अब तुम जाओ। ठीक, आगे देखो, ऐसा नहीं कहता लेकिन एक मजाक था। देखो दिस इज द मिस एडवेंचर, ये वही घटना है, ही स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में वो हमें बताते हैं, इन व्हिच, जिसमें ही नैरोली, वो इसके डेथ, वो ही नैरोली का मतलब होता है बाल बाल इसके बच जाते हैं, डेथ, मृत्यु से। तो ये वही घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस हमें बताते हैं, जिसमें वो मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या था, ध्यान से समझो। What is the misadventure that William Douglas speaks about? वो कौन सी दुर्घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस हमें बताते हैं? तो डगलस goes to the swimming pool when no one else is there। डगलस एक दिन स्विमिंग पूल पर जाते हैं जब वहां पे कोई नहीं होता है। He sits there waiting for someone to come। वो वहां पे किसी के आने का इंतजार करते हुए बैठ जाते हैं। ये स्टाउटली बिल्ट बॉय कम्स देयर एंड थ्रोज हिम इनटू डीप वाटर। एक हट्टा कट्टा लड़का वहां पे आता है और उनको गहरे पानी में ढकेल देता है, ये फेंक देता है। दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट, इन व्हिच ही नैरोली एस्केप्ड डेथ। और ये वही दुर्घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस हमें बताते हैं, जिसमें वे मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं। बस हो गया, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सारे के सारे ट्रेंडिंग वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, धीरे धीरे हम मंजिल तक पहुंच रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है।
ये हमारे द रैट ट्रैप चैप्टर का क्वेश्चन है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, शायद आपने ये 4 नंबर चैप्टर अभी ना पढ़ा हो, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लगेगा। चलो हम इसको सेट करते हैं। देखो, व्हाई, क्यों, डिड नॉट, नहीं, द स्ट्रेंजर, अजनबी, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, टेल, बताता है, द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर से, दैट की ही वाज नॉट, वो नहीं था, निल्स ओलफ, निल्स ओलफ। तो अजनबी जो है वो आयरन मास्टर से क्यों नहीं बताता है कि वो निल्स ओलफ नहीं था। आखिर वो क्यों नहीं बताता कि वो निल्स ओलफ नहीं था। देखो होता क्या है, इस क्वेश्चन को अभी समझ लो, आगे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, व्हेन, जब, द आयरन मास्टर को थॉट, वो सोचता है, द स्ट्रेंजर, अजनबी को, टू बी, होने का, निल्स ओलफ। तो जब आयरन मास्टर अजनबी के निल्स ओलफ होने की बात को सोचता है कि यही अजनबी जो व्यक्ति है ये निल्स ओलफ है, तब होता क्या है, द स्ट्रेंजर, वो अजनबी, डिड नॉट टेल, नहीं बताता है, द ट्रुथ, सच्चाई, तब वो अजनबी उनको सच्चाई नहीं बताता है, ठीक है, कि मैं निल्स ओलफ हूं, ऐसा वो नहीं बताता है। दैट की ही वाज नॉट, वो नहीं था, विथ द होप, आशा में, आप सेटिंग, यानी कि स्थापित करने के, कपल ऑफ क्रोनर, मोर, यानी कि कुछ और क्लोनर, कपल का मतलब होता है दो, ठीक है, अब कपल ऑफ क्रोनर है यानी कि 2 या 2 से मोर, अधिक, ठीक है, यानी कि कह रहा है कि तब अजनबी सच्चाई को नहीं बताता है कि वो कुछ और क्रोनर स्थापित करने की आशा में नहीं था। देखो थोड़ा सा आपको मैंने कहा था अजीब लगेगा, लेकिन चलो आगे देखो, हिज ग्रीड, उसकी लालच, मेड हिम कीप, वो मजबूर कर देती है बोलने के लिए, द ट्रुथ, सच्चाई, और उसकी लालच जो है सच बोलने के लिए मजबूर उसको कर देती है। तो क्वेश्चन आपका था कि व्हाई डिड नॉट द स्ट्रेंजर टेल द आयरन मास्टर दैट ही वाज नॉट निल्स ओलफ, यानी कि अजनबी आयरन मास्टर को क्यों नहीं बताता है कि वो निल्स ओलफ नहीं था। तो व्हेन द आयरन मास्टर थॉट द स्ट्रेंजर टू बी निल्स ओलफ, जब आयरन मास्टर अजनबी को निल्स ओलफ समझता है, होने की वो मतलब समझता है, द स्ट्रेंजर डिड नॉट टेल द ट्रुथ, तो अजनबी उनसे सच्चाई नहीं बताता है, ठीक है। दैट की ही वाज नॉट विद द होप ऑफ सेटिंग कपल ऑफ क्रोनर मोर, यानी कि वो कुछ और क्रोनर स्थापित करने की आशा में नहीं था। हिज ग्रीड, उसका लालच, मेड हिम कीप द ट्रुथ, उसके लालच ने उसको सच्चाई बोलने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसी में देखो द राइट ट्रैप चैप्टर है, तो राइट ट्रैप से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम वेयर, कहां से, डिड द पेडलर, फेरी वाले को, गेट द आइडिया, यानी कि विचार आया, ऑफ द वर्ड, संसार के बारे में, बीइंग ए रैट ट्रैप, यानी कि एक चूहेदानी होने का। रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। तो पेडलर को, फेरी वाले को, इस पूरे संसार को एक चूहेदानी होने का विचार कहां से आया, उसको ये विचार कहां से आया कि ये पूरा संसार एक चूहेदानी है और हम लोग चूहे हैं, ठीक है। अब ऐसा मत समझना कि हम चूहे हैं, आप चूहे हैं। चूहे का मतलब है वो सोच रहा है कि ये पूरा संसार एक चूहेदानी है और हम लोग जो हैं उसी चूहेदानी में फंसे हुए हैं। चूहेदानी का मतलब जिससे चूहे को पकड़ा जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर चूहे क्या लगा रखा है। चलो देखो होता क्या है, ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वांडरिंग्स, अपने एक यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग्स का मतलब होता है दौरान, ठीक है, वन ऑफ हिज वांडरिंग, अपने एक यात्रा के, तो अपने एक यात्रा के दौरान ही वाज थिंकिंग, वो सोच रहा था, ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, अपने चूहेदानी के बारे में। तो अपनी एक यात्रा के दौरान अब वो अपने चूहेदानी के बारे में जब वो सोच रहा था बैठ के दिमाग लगा के, सडनली अचानक ही वाज स्ट्रक, वो फंस गया, बाय द आइडियाज, विचारों में, दैट की द होल वर्ल्ड, ये पूरा संसार, अबाउट हिम, उसके लिए, वाज नथिंग, कुछ नहीं है, बट ये बिग रैट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी है। तो अचानक उसके मन में एक विचार आया कि ये पूरा संसार कुछ और नहीं, सिर्फ एक बड़ी चूहेदानी है। उसको ऐसा लगा कि ये संसार जो है कुछ और नहीं है, एक बड़ी चूहेदानी है जिसमें हम लोग चूहे फंसे हुए हैं, ठीक है, एज अ चूहा। तो देखो, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप, यानी कि फेरी वाले को ये विचार कहां से आया कि ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी है, ठीक है।
तो ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वैंडरिंग्स ही वाज थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, मतलब अपनी एक यात्रा के दौरान वो अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडियाज, अचानक वो विचारों में फंस गया, दैट की द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, उसके लिए पूरा संसार वाज नथिंग, कुछ नहीं है, बट ये बिग रैट ट्रैप सिर्फ एक चूहेदानी है। उसको ऐसा लगा कि ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी है। सिंपल सा है मेरे भाई। चलो 13 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 इसी चैप्टर का है भैया, इसमें फेरी वाला भी है, किसान भी है। देखो, व्हाई वाज, क्यों था, द क्रॉफ्टर, किसान, सो टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी। कुछ लोग होते हैं कि बहुत बात करते हैं, वो बातों से ही आपको आगे आप समझदार हैं, ठीक है। और इतनी बातें कर देंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अरे यार हम तो इस बार टॉपर बनेंगे, हमें इंग्लिश में कुछ दिक्कत ही नहीं है, ये तो मैंने घोल के पी लिया है, 95 मेरा पक्का है। खूब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उनको बातूनी बोलते हैं। तो व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव, ठीक है। किसान इतना बातूनी एंड फ्रेंडली, मित्रवत क्यों था विथ द पेडलर, फेरी वाले से। तो किसान फेरी वाले से इतना बातूनी और मित्रवत क्यों था, ऐसा क्यों था? तो देखो, द क्रॉफ्टर, किसान के हैड नो वाइफ, पत्नी नहीं थी। किसान की पत्नी नहीं थी, मतलब किसान की शादी नहीं हुई थी, उसकी पत्नी नहीं थी। ही वाज ऑल अलोन, वो बिल्कुल अकेला था। ही हैड नो चिल्ड्रन, उसके पास बच्चे नहीं थे। भैया पत्नी ही नहीं होगी, वाइफ ही नहीं होगी, तो बच्चे कहां से आएंगे, ठीक है, कैसे मिलेंगे बच्चे? चलो, ही वाज हैप्पी, वो खुश था, टू हैव समवन, किसी के होने का, टू टॉक, बात करने का, टू इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में, ठीक है। वो अपने अकेलेपन में किसी से बात करने पर बहुत खुश था। तो क्वेश्चन आपका था व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, यानी कि किसान फेरी वाले के प्रति इतना मित्रवत और बातूनी क्यों था? तो द क्रॉफ्टर हैज नो वाइफ, उसके पास कोई पत्नी नहीं थी, ठीक है। ही वाज ऑल अलोन, वो बिल्कुल अकेला था। अगर पत्नी होती तो पत्नी से ही सारी बातें शेयर करता, और पत्नी होती ही ऐसी हैं कि वो ऐसी होती हैं कि आपको बात, मतलब वो आपसे बात करेंगे ही करेंगे, सबको पता है भाई। पत्नी होगी, बच्चे होंगे, तो जो आदमी होता है वो उन्हीं में खोया रहता है, ऐसा प्रेम, ऐसे माया जाल में वो बंधा रहता है, ठीक है। तो वो अब जिसके पास है ही नहीं, इसके पास नहीं है, तो ये दूसरों से बात करेगा, थोड़ी खुशी होगी, क्योंकि पत्नी होती तो खुशी वैसे भी नहीं रहती, वो तो लेकर चली जाती है, ठीक है। तो द क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ, उसके पास पत्नी नहीं थी। ही वाज ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला था। ही हैड नो चिल्ड्रन, उसके बच्चे नहीं थे। ही वाज हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, वो अपने अकेलेपन में किसी से बात करके बहुत खुश था। अगर आप अकेला महसूस करें, कोई आपके पास आए, कंधे पर हाथ रख के कहे बेटा तुम अकेले क्यों उदास हो, मैं भी उदास रहूंगा, ठीक है, मतलब वो कहे क्यों इतना उदास हो, तो आपको थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आएगा। चलो किसी ने पूछा तो, क्योंकि पता नहीं कितने दर्द छिपाए ये दिल बैठा है। कोई हंस रहा है तो ऐसा मत सोचो वो मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसके मुस्कुराने में, उसके हंसने में कितनी सारी दर्द छिपी हैं वो वही जानता है। जैसे हम हंस रहे हैं, हमारे अंदर भी कुछ दर्द होगा, आप हंस रहे हैं, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ होगा। यार बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे बनेंगे? तो हर मुस्कुराते हुए चेहरे को कभी खुश मत समझना, कुछ ना कुछ दर्द उसके भी अंदर छिपा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो इमोशनल हो गया मैं तो। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलते हैं भैया, इसी चैप्टर का है। मतलब व्हाट मेड द पेडलर, फेरी वाले को थिंक दैट, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, दैट कि ही हैड इंडीड, वो सचमुच फॉलन, गिर गया है, इनटू ए रैट ट्रैप, एक चूहेदानी में। तो फेरी वाले ने ऐसा क्यों सोचा कि सचमुच वो एक चूहेदानी में गिर गया है, ऐसा उसने क्यों सोचा, ऐसा विचार क्यों आया? देखो क्या होता है, द पेडलर, फेरी वाला, स्टोल, वो चुरा लेता है, द क्रॉफ्टर्स, यानी कि किसान के 30 क्रोनर, 30 क्रोनर। तो जो फेरी वाला है वो किसान के 30 क्रोनर को चुरा लेता है। अब भैया कोई चोरी करेगा तो वो भागेगा ही भागेगा। कोई चोर है जब वो कुछ चुराएगा तो सोचेगा कितनी जल्दी खिसक ले यहां से, नहीं तो कोई पकड़ लेगा भैया तो डंडे डंडे से कार्यवाही होगी, तो प्रॉब्लम तो होगी, ठीक है। तो द पेडलर स्टोल द क्रॉफ्टर्स 30 क्रोनर, यानी कि फेरी वाले ने किसान के 30 क्रोनर चुराए थे। दोनों कितने अच्छे से बात कर रहे थे, मित्रवत थे, लेकिन वो चोरी करके भाग गया था, ठीक है। फॉर सेफ्टी
यानी कि सुरक्षा के लिए ही इंटर्ड, वो घुस गया ये वुड एक जंगल में। तो अपनी सुरक्षा के लिए वो चोरी करके एक जंगल में चला गया, जंगल में घुस गया। फिर होता क्या है भाई, जंगल बहुत बड़ा था, जंगल में घुस तो गए, अब निकलेंगे कैसे, रास्ता कहां मिलेगा, ठीक है। तो ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वो चलता गया विदाउट कमिंग इट्स एंड, बिना किसी अंत आए। मतलब वो बिना किसी अंत आए वो चलता गया, उस जंगल में चलता गया, बेचारा भटक गया, उसको रास्ता नहीं मालूम हो रहा था, ठीक है। दिस मेड हिम, इसी ने इसको बताया, थिंक, उसी ने उसको सोचने पर मजबूर किया, दैट कि ही हैड इंडीड, वो सचमुच फॉलन, गिर गया है, इनटू ए रैट ट्रैप, यानी कि एक चूहेदानी में। तो इसीलिए उसके मन में विचार आया कि वो सचमुच एक चूहेदानी में फंस गया है। क्योंकि जब आप पूरे जंगल में चलते जाएंगे और आपको एंड नहीं मिलेगा या आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो इसका मतलब आप एक माया जाल में फंसे हुए हैं, आप एक चूहेदानी में फंसे हुए हैं। इसीलिए इस फेरी वाले को लगा था कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है, एक चूहेदानी है। जैसे आप चूहेदानी में चूहे को पकड़ लेते हैं तो चूहा बेचारा चलता जाएगा, उसी चूहेदानी में रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो उसको भी लगेगा ये चूहेदानी है भैया, अब मैं फंस गया हूं, मेरा काम हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन था, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैज इंडीड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, यानी कि फेरी वाले को यह विचार कहां से आया कि वो सचमुच एक चूहेदानी में फंस गया है या गिर गया है। द पेडलर स्टोल द क्रॉफ्टर्स 30 क्रोनर, पेडलर यानी कि फेरी वाले ने किसान के 30 क्रोनर चुरा लिए थे। फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए, ही इंटर्ड ये वुड, वो एक जंगल में घुस गया। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग इट्स एंड, वो बिना किसी अंत तक आए जंगल में चलता रहा। दिस मेड हिम थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, और इसी सोच ने उसको मजबूर कर दिया कि वो सचमुच एक चूहेदानी में फंस गया है या गिर गया है, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी फिनिश हुआ। धीरे धीरे हम चल रहे हैं अपने 5 चैप्टर पर, देखते हैं कौन सा चैप्टर है। चलो अभी एक और क्वेश्चन है इस चैप्टर से मेरे भाई, 15 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद शायद हम चैप्टर 5 पे चलेंगे। देखो क्वेश्चन है, व्हाई डिड एडला ने क्यों स्टिल इंटरटेन, खातिरदारी की, द पेडलर यानी कि फेरी वाले की, इवन आफ्टर के बाद भी, सी न्यू वो जानती थी, द ट्रुथ सच्चाई, अबाउट हिम उसके बारे में। तो एडला ने फेरी वाले की सच्चाई जानने के बावजूद भी उसकी खातिरदारी क्यों की, क्योंकि हमारे पेडलर जो हैं, फेरी वाले जो हैं, उसने चोरी करके वो भागे थे। तो ये सब जानने के बावजूद भी एडला ने उसकी खातिरदारी क्यों की। तो देखो होता क्या है, लड़की है, मतलब पता नहीं किस एज की होगी। देखो सी वांटेड, वो चाहती थी, टू फीड यानी कि भोजन कराना, एक पुअर, एक गरीब, हंग्री एक भूखे मैन आदमी को, ऑन क्रिसमस पर, यानी कि वो क्रिसमस पर एक भूखे और एक गरीब और भूखे आदमी को भोजन कराना चाहती थी। अब चूंकि हमारे फेरी वाले भैया जो थे वो भूखे थे, तो उनको वो भोजन कराना चाहती थी क्रिसमस पर। अभी कोई फेस्टिवल हमारे यहाँ हो, होली हो, दीपावली हो, कोई गरीब बेचारा आ जाए आपके घर के सामने, तो आप क्या उसको भोजन नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि वो खुशियों का दिन होता है। अगर वैसे भी आ जाए तब भी आपको देना चाहिए, क्योंकि शुक्र करो मेरे भाई कि भगवान ने आपको देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। तो जब आपको देने वाला बनाए तो क्यों ना दे हम। हमारे कुछ पैसे, चंद कुछ देने से क्या हम अमीर या गरीब हो जाएंगे? नहीं मेरे भाई, लेकिन उसकी जरूरत जरूर पूरी हो जाएगी। तो हर गरीब की खुलकर मदद करो, जितना आप कर सको। जो आप कर सकते हैं वो तो कम से कम कीजिए, ठीक है। तो क्या है, अब वो किस प्रकार का है, वो चोर है या क्या है, कैसे है, वो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते कि बेचारा मांगने आया है तो उसको देना चाहिए कुछ, क्योंकि ये गरीब है, इसको आवश्यकता है कुछ पैसों की, तो हमें खुलकर उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। देखो, सी वांटेड टू फीड ए पुअर हंग्री मैन ऑन क्रिसमस, वो क्रिसमस पर एक गरीब और
भूखे आदमी को भोजन कराना चाहती थी। एंड और मेक हिम, और उसे देना चाहती थी फील होम लाइक, और उसे घर जैसा महसूस कराना चाहती थी कि आप समझ लीजिए घर पर हैं और खाना खा रहे हैं। मतलब वो जो है क्रिसमस पर एक गरीब और भूखे आदमी को खाना खिलाना चाहती थी और चाहती थी कि वो घर जैसा महसूस करे, कि ये हमारा ही घर है, वो घर जैसा महसूस कराना चाहती थी। सी वांटेड, वो चाहती थी टू हैव हिम, यानी कि उसके पास एंजॉय, वो थोड़ा आनंद ले, थोड़ा एंटरटेन हो, ए डे, एक दिन आप पीस, शांति से, विथ इन देम, यानी कि उसके साथ। तो वो ये भी चाहती थी कि जो आदमी आ रहा है भूखा है गरीब है, वो उसके साथ शांति के साथ एक दिन भी उसके साथ एंजॉय करे, मतलब एक दिन उसके साथ रहे, ठीक है, एक दिन शांति के साथ उसके साथ एंटरटेन करे, ठीक है। तो ये वो चाहती थी। तो क्वेश्चन आपका था व्हाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी नो द ट्रूथ अबाउट हिम, यानी कि एडला ने फेरी वाले की सच्चाई जानने के बावजूद भी उसकी खातिरदारी क्यों की? तो सी वांटेड टू फीड ए पुअर हंग्री मैन ऑन क्रिसमस, वो एक गरीब और भूखे आदमी को क्रिसमस पर भोजन कराना चाहती थी। एंड मेक हिम फील होम लाइक, और उसको घर जैसा महसूस कराना चाहती थी, ठीक है। सी वांटेड टू हैव हिम एंजॉय ये डे ऑफ पीस विथ इन देम, और वो चाहती थी कि जिसको भी वो खाना खिलाएं उन गरीब आदमी को, वो उनके साथ शांति के साथ एक दिन भी बिताए, एक दिन वो एंजॉय करे, ठीक है। बस हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन देखो ये है। अब ये क्वेश्चन है मेरे भाई इंडिगो चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5। चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला क्यों वांट, चाहते थे, टू टेक, ले जाना, गांधी जी को टू चंपारण। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे? तो देखो राजकुमार शुक्ला वांटेड, चाहते थे, दैट की गांधी जी हिमसेल्फ स्वयं, शुड सी, उन्हें देखना चाहिए, द कंडीशन, अवस्था, ऑफ द इंडिगो फार्मर्स, यानी कि इंडिगो के किसानों का, ठीक है, ऑफ चंपारण के। तो राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी को स्वयं इंडिगो के जो चंपारण के इंडिगो के जो किसान हैं उनकी कंडीशंस को देखना चाहिए, उनकी अवस्था को देखना चाहिए, वो चाहते थे ऐसा। दैट्स वाई, इसीलिए ही लेड गांधी जी, वो गांधी जी को ले जाना चाहते थे टू चंपारण, इसीलिए वो गांधी जी को चंपारण ले जाना चाहते थे, ताकि गांधी जी चंपारण जाएं और वहां पे जो इंडिगो किसान हैं उनकी स्थिति को देखें, उनकी दशा को देखें, उनकी कंडीशन को देखें, अवस्था को, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका था, थोड़ा बोलने में भी अब हमें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि क्लास बहुत लॉन्ग हो गया। चलो 2 क्वेश्चन और है, पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम तो सहना पड़ेगा, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो प्रॉब्लम सहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कहा गया है कि अग्नि में तप के सोना और भी निखरता है। तो जितना ज्यादा आप खुद को तपाओगे, तपाना नहीं है कि आग जला के उसमें कूद जाओ, मतलब जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे ना उतने ज्यादा आप आगे चमकोगे। यू आर अ शाइनिंग स्टार, ठीक है, आप शाइनिंग स्टार हैं। देखो व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला क्यों वांटेड टू टेक, ले जाना चाहते थे गांधी जी को टू चंपारण। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे? तो राजकुमार शुक्ला वांटेड दैट, राजकुमार शुक्ला चाहते थे दैट की गांधी जी हिमसेल्फ स्वयं शुड सी द कंडीशन, वे उनको अवस्था को देखना चाहिए, आप द इंडिगो फार्मर, इंडिगो किसानों का, आप चंपारण के। तो राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी को स्वयं चंपारण के इंडिगो किसानों की अवस्था देखनी चाहिए कि वो किस कंडीशन में हैं। That's why he led गांधी जी टू चंपारण, और यही कारण है कि वो गांधी जी को चंपारण ले जाना चाहते थे। चलो आगे, इंडिगो का मतलब ही होता है किसान, ठीक है। देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, Why do you think, आप क्यों सोचते हो, द सर्वेंट, नौकर, थॉट, उसने सोचा, गांधी जी को, टू बी एन अदर पेजेंट, यानी कि एक अन्य किसान, पीजेंट का मतलब भी होता है किसान। तो आपको क्या लगता है कि नौकर ने गांधी जी को एक अन्य किसान क्यों समझा? गांधी जी को नौकर ने किसान क्यों समझा? अब चूंकि वो किसान के साथ गए थे तो उनको नौकर ने सोचा कि ये भी किसान होंगे। जैसे आप जिसके साथ जाएंगे आपको लोग वही सोचेंगे। जैसे
अगर आप कुछ डॉक्टर्स के साथ जाएंगे तो कुछ लोग कहेंगे यार डॉक्टर ही होगा। अगर आप किसी नेता के साथ जाएंगे, हो सकता है छोटा मोटा नेता हो। अगर आप टीचर्स के झुंड में जाएंगे, हाँ ये भी टीचर होगा, ठीक है। अगर आप पंडितों के साथ जाएंगे, ये भी पंडित होगा। अगर आप बिजनेसमैन के साथ जाएंगे तो ये भी बिजनेसमैन। जिसके साथ आप रहते हैं, संगति का बहुत बड़ा असर होता है मेरे भाई। जिसके साथ आप रहोगे आपको उसी तरह समझा जाएगा। कोई लड़का बहुत शरारती है, पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा, आप उसके साथ रहते हो तो आपको भी समझा जाएगा कि ये भी उसी तरह होगा। तभी दोनों का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो आप अच्छाई के साथ रहो हमेशा, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पेजेंट, यानी कि आपको क्या लगता है कि नौकर ने गांधी जी को एक अन्य किसान क्यों समझा। तो देखो, राजकुमार शुक्ला वाज ये पीजेंट, वो एक किसान थे। तो राजकुमार शुक्ला एक किसान थे। ही वुड विजिट, उन्होंने यात्रा की थी, वो गए थे राजेंद्र प्रसाद के पास रिगार्डिंग के संबंध में, पीजेंट्स प्रॉब्लम यानी कि किसानों के संबंध में। तो वो राजेंद्र प्रसाद जी के साथ किसानों के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर राजेंद्र प्रसाद जी के पास जाते रहते थे। राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे हमारे यहाँ के, ठीक है। आगे देखो, गांधी जी एकम्पनीड, वो साथ में थे राजकुमार शुक्ला के। तो गांधी जी भी राजकुमार शुक्ला के साथ में थे। अब राजकुमार शुक्ला एक किसान थे, तो नौकर जब देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ ये भी किसान होंगे, तभी ये राजकुमार शुक्ला के साथ आए हैं, ठीक है। सो द सर्वेंट, इसलिए नौकर ने थॉट, सोचा दैट कि गांधी जी वाज आल्सो ये पीजेंट, वो भी एक किसान थे। इसीलिए नौकर ने सोचा कि गांधी जी भी एक किसान थे, गांधी जी भी एक किसान हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका था, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, यानी कि आपको क्या लगता है कि नौकर ने गांधी जी को एक अन्य किसान क्यों समझा। तो राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट, राजकुमार शुक्ला एक किसान थे। ही वुड विजिट राजेंद्र प्रसाद रिगार्डिंग पीजेंट्स प्रॉब्लम, वे किसानों की समस्या को लेकर राजेंद्र प्रसाद जी के पास जाते रहते थे। गांधी जी एकम्पनीड राजकुमार शुक्ला, गांधी जी ने भी राजकुमार शुक्ला के साथ वो गए, गांधी जी भी गए। सो द सर्वेंट थॉट दैट गांधी जी वाज आल्सो ये पीजेंट, इसीलिए नौकर ने समझा कि गांधी जी भी एक किसान थे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपना आ गया है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई, कुछ बच्चों को इंतजार रहा होगा कि यार कब खत्म होगा ये क्लास। तो चलो फाइनली आज क्लास ये वाला खत्म होने वाला है। एक क्वेश्चन और, एक कदम और, चलो नेक्स्ट। लिस्ट, एक लिस्ट बनाओ द प्लेसेज, उन स्थानों की दैट गांधी जी, जहां गांधी जी ने विजिटेड, यात्रा की, बिटवीन के बीच में, हिज फर्स्ट मीटिंग, अपने पहले मीटिंग में, विथ शुक्ला के, एंड और हिज अराइवल, पहुंचने और अपने पहुंचने पर, एट चंपारण पर। मतलब गांधी जी के राजकुमार शुक्ला के साथ फर्स्ट मीटिंग और चंपारण पहुंचने तक के बीच में जिन स्थानों की उन्होंने यात्रा की उसकी लिस्ट आप बनाओ। देखो, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ राजकुमार शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण, यानी कि गांधी जी के राजकुमार शुक्ला की फर्स्ट मीटिंग और चंपारण में पहुंचने के बीच में जहां जहां की उन्होंने यात्रा की उसकी लिस्ट बनाओ। तो चलो बनाते हैं। गांधी जी फर्स्ट मीटिंग, गांधी जी ने पहली बार विथ राजकुमार शुक्ला वाज एट लखनऊ, मतलब गांधी जी फर्स्ट मीटिंग, गांधी जी की पहली मुलाकात विथ राजकुमार शुक्ला के साथ हुई, वाज एट लखनऊ में हुई थी। मतलब गांधी जी की राजकुमार शुक्ला के साथ पहली मीटिंग लखनऊ में हुई थी। लखनऊ नवाबों का शहर, हमारे पास में ही है, ठीक है। आप कहां से हैं कमेंट कर देना। देन तब ही वेंट टू कानपुर, यानी कि कानपुर, देखो पहले इस तरह से था, अब इस तरह नाम हो गया है, ठीक है। देन ही वेंट कानपुर, तब फिर वो कानपुर गए, एंड और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के अन्य भागों में भी गए। तो पहली मुलाकात गांधी जी की राजकुमार शुक्ला से लखनऊ में हुई, फिर वो कानपुर गए और भारत के अन्य भागों में भी गए। ही रिटर्न्ड टू हिज, वो वहां से लौटे, आश्रम अहमदाबाद, और फिर वो वहां से अपने आश्रम अहमदाबाद में लौटे, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। लेटर, इसके बाद ही वेंट टू कलकत्ता, वो कलकत्ता गए, पटना गए, एंड मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर गए, बिफोर अराइविंग, पहुंचने से पहले, एट चंपारण। उसके बाद वो चंपारण पहुंचने से पहले कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरनगर और वहां गए, ठीक है। मतलब राजकुमार शुक्ला से मिलने
और चंपारण लौटने के बीच में जो जगह उन्होंने यात्रा की उसकी लिस्ट बनानी थी। तो गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वाज एट लखनऊ, गांधी जी की शुक्ला के साथ पहली मुलाकात लखनऊ में हुई। देन ही वेंट टू कानपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, फिर वे कानपुर गए और भारत के अन्य भागों में भी गए। ही रिटर्न टू हिज आश्रम अहमदाबाद, फिर वो अपने आश्रम अहमदाबाद में लौटे। लेटर ही वेंट टू कलकत्ता, उसके बाद वो कलकत्ता गए, पटना गए, मुजफ्फरनगर गए, मतलब बिहार में। बिफोर अराइविंग एट चंपारण पहुंचने से पहले। तो ये हमारा मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 था। तो हमने टोटल 18 क्वेश्चन देखे प्रोज के चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबको कर लेना तैयार और बनाए रखना हमसे प्यार। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।